हेलो क्लास 10। पिछले वीडियो में ये एक्वा रीजिया थोड़ा छूट गया था मेटल वाले में, तो थोड़ा आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। हालांकि इस वीडियो में हम लोग नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। एक्वा रीजिया एक ऐसा सॉल्वेंट है ना, एक ऐसा लिक्विड है जो अच्छा से अच्छा मेटल को वो घुला सकता है अपने अंदर, है ना। हम लोग क्या जानते हैं कि पानी के अंदर चीनी घुला सकते हैं, नमक घुला सकते हैं। क्या कभी उम्मीद है आपको कि पानी के अंदर लोहा घुलेगा? तो नहीं घुलेगा। लेकिन पानी के अंदर तो नहीं, लेकिन कोई दूसरे एसिड के अंदर, कोई अदर केमिकल के अंदर लोहा भी घुल सकता है, सोना भी घुल सकता है। तो उसी तरह का एक हमारा लिक्विड है, उसका नाम है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया एक लैटिन वर्ड आया हुआ है रॉयल वाटर से। रॉयल वाटर का मतलब है किंग वाटर। किसी चीज़ को वो घुलाने का क्षमता रखता है। ये बना किस चीज़ से है? इट इज़ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। दो आपको एसिड लेना है, दोनों कंसनट्रेटेड लेना है। एक है हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा है नाइट्रिक एसिड, और तीनों को मिलाना है 3:1 रेशियो में। कहने का मतलब अगर 3 लीटर आपको HCl लेना है तो 1 लीटर लेना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड। इन तीनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? एक्वा रीजिया कहलाता है। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ द दीज एसिड्स कैन डू सम अलोन। मतलब ये दोनों अकेले अकेले गोल्ड को नहीं घुला सकता, लेकिन ये दोनों मिलके अच्छा से अच्छा मेटल को घुला सकता है, ठीक है। ये बहुत ही हाईली कोरोसिव नेचर का होता है। फ्यूमिंग लिक्विड बहुत अच्छा, मतलब हार्ड महकता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड और प्लेटिनम। ये एकमात्र और कुछ कुछ ऐसा रिएजेंट है ना, जो गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर घुलाने का क्षमता रखता है। एक बार लीजिए, याद रहेगा। अब है हमारा नॉन मेटल का बारे में, है ना। तो नॉन मेटल का डेफिनेशन जस्ट मेटल के अपोजिट ही होगा कभी भी। द एलिमेंट विच फॉर्म अनायन नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। जिस तरह मेटल इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन बनाया करता था, उसके जस्ट अपोजिट एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और नेगेटिव आयन बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल का एग्जांपल आपका कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है ये अभी भी कि H+ बनाता है, तो ये कैसे हो सकता है। हालांकि हाइड्रोजन अच्छा से देखा जाए तो नॉन मेटल ही है ना। लेकिन बड़े पैमाने पे ये आज भी वाद विवाद का टॉपिक है कि ये आखिर है क्या, क्योंकि इसका कुछ कुछ बिहेवियर कैटायन के जैसा है, कुछ कुछ बिहेवियर मतलब मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी वाला प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। तो इसके बारे में आप ध्यान से देखें, कोई पूछता तो आप इसको नॉन मेटल ही बोलेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर किसी में आपने नेगेटिव नहीं दिया है ना, जैसे कि ऑक्सीजन O2- बनाता है, नाइट्रोजन N3- बनाता है, फ्लोरीन F- बनाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बार बार ये नेगेटिव आयन ही बनाए, या अक्सर बनाया करता है। कभी कभी ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लिया करता है। कोवेलेंट बॉन्ड में ना प्लस बनता है ना माइनस बनता है, ये हमेशा शेयरिंग हो जाता है। जैसे O डबल बॉन्ड हो, ये आपस में शेयरिंग कर लिया है ना, क्लोरीन और क्लोरीन शेयरिंग कर लिया, तो ना प्लस बना ना माइनस बना। लेकिन आपको डेफिनेशन में यही याद रखना है कि इसके पास क्षमता होता है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाने का, अनायन बनाने का। इसी का नाम होता है नॉन मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, दे आर नॉट डक्टाइल। ये डक्टाइल नहीं होते हैं, मतलब आप इसको पतले वायर में कन्वर्ट करने जाओगे तो ये टूटने लगेगा, ज़्यादा पतला ये हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। मेटल होता है डक्टाइल, ये होता है नॉन डक्टाइल। अगला बढ़ते हैं प्रॉपर्टी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादातर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन है हमारा एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। इसके अलावा और कोई नॉन मेटल में ऐसा दम नहीं है ना। इसका क्या एग्जैक्ट रीज़न है, क्यों ये ऐसा करता है, इसके पीछे इसका एक टॉपिक है, कहानी है छोटा सा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और कंपाउंड में। जब आपको बॉन्डिंग का कंसेप्ट हो जाएगा, है ना, तब आप बढ़िया से समझेंगे कि क्यों भला ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। अगला है, दे हैव लो डेंसिटी। जितने भी नॉन मेटल है उसका डेंसिटी मेटल के मुकाबले लो होता है, लेकिन डायमंड को छोड़ के, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों को छोड़ के, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही ज़्यादा डेंसिटी वाला नॉन मेटल है, ठीक है। और ऊपर से बल्कि डायमंड मतलब लो डेंसिटी नहीं, हाई डेंसिटी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही डेंसिटी है। इतना ज़्यादा डेंसिटी वाला है कि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस दुनिया में, अगर नेचुरल सब्सटेंस सबसे ज़्यादा कोई हार्ड है तो वो है डायमंड। तो आप इसका लो डेंसिटी कैसे बोल सकते हैं? इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन नेचुरल सब्सटेंस में, आर्टिफिशियल नहीं, ठीक है।
मेटल में हम लोगों ने देखा था कि अक्सर मेटल सॉलिड ही हुआ करते हैं, एक्सेप्ट एक लिक्विड था, वो था मरकरी। लेकिन नॉन मेटल में क्या है, ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। सॉलिड का एग्जांपल हो गया कार्बन, है ना, या फिर सल्फर, या फिर फॉस्फोरस, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ब्रोमीन लिक्विड एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है। और गैस में तो खैर बहुत सारा, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो आपको समझ में आ रहा हो कि नॉन मेटल का वैरायटी बहुत ज़्यादा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, दे आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जितने भी होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ के, है ना, जितना भी नॉन मेटल होता है सारा का सारा सॉफ्ट होता है। लेकिन डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जैसा हम ये इसमें समझाए थे। नेक्स्ट है हमारा, दे हैव लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जितना भी नॉन मेटल है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल के मुकाबले कम होता है, एक्सेप्ट डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेप्ट होता है, एक्सेस होता है। ये सारा ग्रीन लाइन वाला एक्सेप्शन है, आपको एकदम याद रखना ही है, मुंह पे होना चाहिए याद सारा। अगला है प्रॉपर्टी, दे आर नॉट लस्चरस। अब ये नॉट लस्चरस को यहाँ बोला गया है डल, नॉट लस्चरस। जैसा कि मेटल लस्चरस होता था, चमकता था, ये नॉट शाइनिंग है, जितना भी नॉन मेटल चमकता नहीं है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन में एक खास चमक होता है ना, तो यहाँ आयोडीन चमकने लगता है। ठीक, एक और चमकने वाला चीज़ है डायमंड। हमारा डायमंड भी नॉन मेटल होने के बावजूद भी चमकता है, तो याद रहेगा सारा का सारा। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो ये सारा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब आते हैं नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी पे हालांकि केमिकल रिएक्शन भी होगा, लेकिन कुछ कुछ आपको और भी याद रखना है। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो आयनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। इसके बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, उम्मीद करते हैं। आयनिक कंपाउंड आयन से बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन एटम ले लेता है, उसके कारण प्लस और माइनस जैसा बनता है और कंपाउंड बनता है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। बस आप इतना फिलहाल याद रखिए। अगला है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, उसमें क्षमता होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। नेक्स्ट है हमारा, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन मेटल्स इज 4 5 6 7 8। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये वाला याद आ रहा होगा, 281 282 ऐसे करके लिखते हैं। जो इसके लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, अगर 1 2 या 3 होता है तो कहते हैं मेटल्स, है ना, और 4 से लेके 8 होता है तो कहते हैं नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में भी अपना वैरायटी है, जैसे अगर 8 होता है लास्ट में तो वो होता है नोबल गैस, है ना। उसी तरह बहुत सारा नॉन मेटल का कैटेगरी है। मेटल में भी अपना कैटेगरी होता है, नॉन मेटल में भी अपना बहुत सारा कैटेगरी होता है। ये जो मेटल और नॉन मेटल है एक बहुत बड़ा ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोग जरा देख लें, इस चीज़ को पहचान लें। पिक्चर से क्या होता है कि याद रहता है हम लोग को ज़्यादा, है ना। तो ये हमारा ग्रेफाइट है जो कार्बन में यूज़ हो रहा है, ये कोयला की तरह दिख रहा है, या पेंसिल के नोकिन में यूज़ हो रहा है। ये हमारा है आयोडीन, सॉरी ये हमारा है आयोडीन, है ना। ये हमारा आयोडीन है, ये पेंसिल का नोकिन, ये ग्रेफाइट है। और ये हमारा जो येलो रंग का दिख रहा है वो हमारा सल्फर है, ठीक है। और ये हमारा ब्रोमीन वाटर दिख रहा है, तो ब्रोमीन वाटर का कलर आपको नजर आ रहा होगा ब्राउन ब्राउन, ठीक है। और ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि ये डायमंड है। तो ये सब टिपिकल नॉन मेटल है जो आपको थोड़ा बहुत पिक्चर से याद आ जाएगा जल्दी, है ना। हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, है ना। तो नॉन मेटल का केमिकल रिएक्शन का मतलब एक तरह का केमिकल प्रॉपर्टी हुआ, नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन बनाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और आपको पता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ये हम लोग एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़े थे, यहाँ वो ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए। जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 भी बनाता है और CO भी बनाता है। CO का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है और CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। ये दोनों गैस अलग होता है बिल्कुल। कब बनेगा, कब पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो CO तब बनता है जब आपका ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट का हो, कम ऑक्सीजन हो, तब अगर आप कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, लिमिटेड, है ना। और जब हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो जब हमारा CO2 बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों बन सकता है, लेकिन लिमिटेड है होगा कि एक्सेस होगा उस पर निर्भर करता है। आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये भी तो एक तरह का नॉन मेटल ही हुआ, तो हमारा H2O बना देगा, ठीक है। फॉस्फोरस जब नॉन मेटल ऑक्साइड है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा P2O3, ठीक।
S8 सल्फर जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा SO2 और SO3 दोनों बनाएगा। नाइट्रोजन N2O बनाता है, NO2 बनाता है, NO3 भी बनाता है। तो तरह तरह का इसका ऑक्साइड बनते रहता है। तो कुल मिला के बात यही है कि नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, कभी फॉस्फोरस 4 हो जा रहा है, ये एक एक क्यों नहीं है? ठीक है, तो बात यहाँ सिंपल से ये है कि हाइड्रोजन जिस स्टेट में पाया जाता है हमारे नेचर में वो H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस जब पाया जाता है तो P4 ज़्यादातर बना के मिलता है, और सल्फर जब मिलता है तो S8 बना के मिलता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको आगे चल के पढ़िएगा कभी तो पता चलेगा डिटेल में कि क्राउन इस शेप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे राजा का सर पे ताज होता है उसी शेप में S8 बनाया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही नेचर में ये पाया जाता है। तो जैसा पाया जाता है वो रिएक्शन ज़्यादा अच्छा है लिखना। आप चाहें तो S+O2 भी देखे होंगे लिखा हुआ, ये भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये नेचर में ऐसे ही मिलता है। नेक्स्ट सेकंड टाइप का रिएक्शन है रिएक्शन विथ क्लोरीन। जब भी नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये नॉन मेटेलिक क्लोराइड बनाएगा, और ये कभी एसिड हो सकता है, कभी आपका अलग अलग मतलब कंपाउंड हो सकता है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन Cl2 के साथ रिएक्ट किया तो HCl बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार्बन जब रिएक्ट करता है तो CCl4 बनाता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका हमारे इंडस्ट्री में बहुत जगह पे काम आता है ना, सॉल्वेंट की तरह, और भी बहुत तरह तरह का केमिकल मिला के इससे बहुत सारा अलग अलग चीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस और क्लोरीन के साथ, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनाता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनाता है। तो ये हमारा दो ही रिएक्शन है जो आपको नॉन मेटल के साथ पढ़ना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक और रिएक्शन हो सकता है ना, तीसरे टाइप का, नॉन मेटल का दूसरे नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल का दूसरे नॉन मेटल के साथ। जब दूसरा नॉन मेटल रिएक्ट करता है आपस में तो ये कंबाइन करके आपको एक कोवेलेंट कंपाउंड देता है। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड बहुत तरीके का हो सकता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर C+H2 आपको CH4 बना देगा, मीथेन, है ना। और भी बहुत तरह का है। तो कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादातर जो होता है वो कार्बन के केस में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसीलिए आप एक और एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, हालांकि आप नहीं भी याद रखेंगे तो चैप्टर 4 में ये कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में ही ज़्यादातर डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एक थोड़ा सा, है ना, वाई कंपाउंड्स लाइक NaCl, CaO, MgCl2 हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये इनडायरेक्टली आपसे आयनिक कंपाउंड पूछना चाह रहा है ना, आपसे ये भी बोल देगा कि बताइए क्यों आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा हाई क्यों होता है ना। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा जवाब है, आप लोग खुद भी अब जान चुके होंगे। आयनिक कंपाउंड्स मिल के बना होता है आयन से। आयन कैसे बनता है? कैटायन और अनायन से। कैटायन में क्या छुपा होता है? पॉजिटिव चार्ज। अनायन में क्या छुपा होता है? नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक जोरदार अट्रैक्शन का फोर्स होता है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स और फोर्स के मुकाबले बड़ा स्ट्रांग होता है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स से जुड़ा होगा एक दूसरे के बीच में मॉलिक्यूल या अदर एलिमेंट्स, तो होगा क्या, आप इसको पिघलाने जाइएगा, हीट देने जाइएगा तो ये पिघलेगा ही थोड़ा जल्दी, लेट से, है ना। जल्दी पिघलेगा ही नहीं, बहुत लेट लगेगा इसको पिघलने में, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। यहाँ वही लिखा हुआ आर कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच आर टुगेदर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। ये मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ कंपाउंड होता है। ठीक है, इसके बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड विच इंक्रीजेज इट्स मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक में आपका नॉन मेटल कंप्लीट हो गया है अच्छे से। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मेटलॉइड क्या होता है। तो मेटलॉइड्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें दोनों का खूबी होगा, है ना, नॉन मेटल और मेटल बोथ का प्रॉपर्टी होगा, इसका नाम हो जाएगा मेटलॉइड। इसके लिए आप एग्जांपल याद रख लेंगे दो चार, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, टेलेरियम, ये सारा ही सारा क्या है आपका, बोरोन, ये सब का सब मेटलॉइड है। मेटलॉइड कहने का मतलब इसमें कुछ कुछ खूबी मेटल्स का भी है और कुछ कुछ खूबी नॉन मेटल्स का भी है। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, आपको कभी लगेगा कि ये मेटल जैसा सब चमक रहा है, मेटल जैसा मेलेबल है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगा नॉन मेटल का, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे डिसीजन लेने में, है ना। तो इसके पास दोनों कैरेक्टर होता है। ठीक है, आगे
इसका यूज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से, सिलिकॉन से, जर्मेनियम से आपका सेमी कंडक्टर बनाया जाता है। सेमी कंडक्टर एक इस टाइप का कंडक्टर होता है जो कुछ समय तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, लेकिन एक टेम्परेचर देने के बाद, टेम्परेचर इसका बढ़ जाने के बाद ये बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ वही बात लिखा हुआ, मेटल एट सर्टेन टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, हाँ, तो ये आपका अच्छे से ख़त्म हो चुका है। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है और मेटलॉइड क्या होता है, इसके बारे में जितना भी नोट्स में लिखा हुआ है आप उतना ही याद करें और एक बार आप एनसीईआरटी बढ़िया से रीड कर लें। आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बॉन्डिंग के तरफ। अब ये जो बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, केमिस्ट्री का फ्यूचर यही है ना। आगे आप हायर क्लास में पढ़िएगा तो बॉन्ड को ही आगे चल के बॉन्ड के आधार पे सब कुछ पढ़ाई होता है। ठीक है, अभी तक जो सीधा साधा डेफिनेशन वाला पढ़ाई है वो बहुत कम देखने मिलेगा आपको, है ना। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखिएगा क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, आने वाले फ्यूचर के लिए आपको बहुत काम आने वाला है ये सब चीज़। ठीक है, तो बॉन्ड का रियल मतलब होता है, हमारे डेली लाइफ में हम लोग बॉन्ड पेपर साइन करते हैं। अगर कोई दो आदमी बिजनेस कर रहा है तो दो आदमी के बीच में एक बॉन्ड पेपर बनता है। वो बॉन्ड से क्या होता है, एक एग्रीमेंट जैसा होता है। इसके बियॉन्ड, इस स्टेटमेंट के बियॉन्ड ये आदमी भी नहीं जा सकता है, ये आदमी भी नहीं मूव कर सकता है। ये लिखा पढ़ी वाला बात होता है। तो ये दोनों के बीच में एक बंधन बन जाता है कि हाँ, अब हम इससे जुड़े हुए हैं तो हम ज़्यादा उधर नहीं जा सकते, इससे जुड़े हुए हैं तो उधर ज़्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, इसको आप और ऐसा समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि एक मेल और एक फीमेल अब जब तक सिंगल होता है तब तक तो इधर उधर कहीं भी घूमते रहता है, किसी को भी मतलब देख सकता है और किसी को भी लाइक कर सकता है। लेकिन जब उन दोनों का शादी हो जाता है आपस में तो एक दूसरे के बंधन में बंध जाता है। ठीक है, अब मेल का क्या है, इसी फीमेल को देखना है, ज़्यादा इधर उधर देखेगा तो फिर ये भड़क जाएगी। और फीमेल का भी क्या है कि इसी के साथ ज़िंदगी बिताना है ना, इधर उधर जहाँ देखेगी दूसरा को तो फिर भड़क जाएगा मेल, है ना। तो ये एक बंधन बन गया दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं दूसरे को देख सकता। वो लोग का जो आज़ादी होता है वो आज़ादी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बॉन्ड का मतलब वही होता है एक दूसरे के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड हो जाना। तो डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स आइदर ऑफ सेम और ऑफ डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड बॉन्ड। तो बॉन्ड का रियल मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना, है ना। अब उस बॉन्ड के वजह से आप इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो दोनों मूव करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो बॉन्ड का वैरायटी जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आयन से मिल के बना होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड आयन से मिल के नहीं बना होता है। ठीक है, ये अलग तरह का बॉन्ड है, ये शेयरिंग के कारण बना होता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। कहने का मतलब ये है कि आयनिक बॉन्ड हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और मेटल से निकलता है और नॉन मेटल में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। लेकिन हमारा कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादातर दोनों नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। तो अगर दोनों को चाहिए ही इलेक्ट्रॉन तो देगा कौन। ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन को अपना अपना बीच में रख के बोलता है कि तुमको ज़रूरत है तो तुम ले जाना, हमको ज़रूरत है तो हम ले जाएंगे। अब दोनों को ज़रूरत हो जाएगा तो दोनों यहीं पे रख के साथ में यूज़ कर लेंगे। तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में फर्दर आप देखेंगे पोलर और नॉन पोलर होता है। ये पोलर और नॉन पोलर को डिटेल में चैप्टर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि पोलर ये HCl है और आपका Cl2 जो होता है वो आपका नॉन पोलर होता है। ठीक है, जो एक जैसा कंपाउंड के बीच में बनेगा उसका नाम आप समझ सकते हैं नॉन पोलर, जो अलग अलग के बीच में बनेगा वो आप समझ सकते हैं पोलर। हालांकि पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट इतना ही सीमित नहीं है, ये एक्चुअल डिटेल में जाया जाए तो इसका भी कंसेप्ट और डिटेल में है। ठीक है, लेकिन क्लास 10 के नॉलेज के हिसाब से आपके लिए इतना ही काफ़ी है। एक और मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ही बन सकता है और दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, क्यों, क्योंकि ये हमेशा कटायन बनेगा, ये हमेशा एनायन बनेगा, तभी जाके एनाइक बॉन्ड बन सकता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेटल कौन सा कंपाउंड बनाएगा तो आप आंख मूंद के बोल सकते हैं कि ये आयनिक ही बनाएगा, क्योंकि ये देने जानता है, लेगा कभी नहीं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि नॉन मेटल क्या बनाएगा तो आप आंसर बोलेंगे दोनों, है ना। ये
आयनिक भी बना सकता है, कोवेलेंट भी बना सकता है। इसके पास दोनों ऑप्शन, ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और अगर कोई देने वाला नहीं हुआ तो ये शेयर भी कर सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर फोकस सिर्फ आयनिक कंपाउंड के बारे में ही करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली मेटल के बारे में ज़्यादा फोकस किया है। चैप्टर का नाम जरूर है मेटल नॉन मेटल, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादातर फोकस 80% मेटल के बारे में ही है। ठीक है, उसका मेटलर्जी वगैरह के बारे में कि फैक्ट्री में मेटल निकाला कैसे जाता है अर्थ से। ठीक है, तो डेफिनेशन है हमारा आयनिक कंपाउंड का, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही डेफिनेशन है कि एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा बॉन्ड बनता है एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है, नॉन मेटल ले लेता है, इसके कारण प्लस माइनस बन जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, उसके वजह से बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, यही कहानी है। अब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है, यही जो अपने डेफिनेशन समझा वही आपका फॉर्मेशन भी है ना। आगे हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है आयनिक कंपाउंड का। तो बड़ा ही जेन्युइन सा प्रॉपर्टी है इसका कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही हमेशा बनेगा। उसके बाद इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये हमेशा इलेक्ट्रोलाइट बना देगा वाटर में। जब भी आप आयनिक कंपाउंड को घुलाओगे वाटर में तो ये क्या बना देगा, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि NaCl है, NaCl अभी तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पानी में घुलता है ये प्लस और ये माइनस हो जाता है। ठीक है, आयंस इसका टूट जाता है, टूट के रिलैक्स करता है थोड़ा। ये आप ऐसे समझिए कि NaCl जब हम लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं तो पूरा एकदम यूनिफॉर्म पहन के, या फिर आप स्कूल जाते हैं तो पूरा जूता टाई बेल्ट लगा होगा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो आप अपना जूता टाई खोल के एकदम मोजा वोजा खोल के बेड पे बैठ जाते हैं, आपको रिलैक्स फील होता है। ठीक उसी तरह कोई भी आयनिक कंपाउंड जब पानी में उतरता है तो अपना सब जूता मोजा उतार देता है, मतलब अपना आयंस में फ्री हो जाता है और वो लोग थोड़ा पैर पसार के रिलैक्स करता है ना। इसीलिए आयंस में हमेशा पानी टूट जाता है, पानी में टूट जाता है और ये फ्री हो जाता है। इस फ्री होने के कारण ही कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, अब बोर्ड के नज़रिए से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को देखना है, ये है ना। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। आपको ये दिखाना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम एग्जाम में कि कैसे मैग्नीशियम सल्फाइड बना है ना। आपको सवाल दे देगा कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो करना क्या है, कैसे बनाना है, थोड़ा देखिएगा। आप सबसे पहले मैग्नीशियम का जो भी मेटल कंपाउंड दिया होगा तो उसका आप दोनों का कन्फिग्रेशन लिख देंगे, है ना। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखेंगे 282। उम्मीद करते हैं ये सभी लोग को आता होगा लिखना। फिर ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 2,6। अब आप देख सकते हैं जो मेटल के पास 1 या 2 या 3 होता है वो हमेशा देने का काम करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। अच्छा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ड्राइंग में आप उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहर से देखने पर लास्ट वाला ही इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। तो मैग्नीशियम का हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम करते हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, 3 4 5 6, तो ये 6 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 हो गया हमारे पास मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन। इसको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन देने का ज़रूरत है, क्योंकि अभी रखना नहीं चाहता। ठीक है, क्यों नहीं रखना चाहता है कि नियम है कि लास्ट में 8 रहे तभी ये ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जब ये दे देगा तो देने के पास इसके बाद आएगा चार्ज Mg2+। ठीक, और ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था और 2 इलेक्ट्रॉन इसने मैग्नीशियम से लिया हुआ है। तो ये दोनों जब आएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, वो भी कितना, -2। अब आप क्रिस क्रॉस मेथड हल्का फुल्का जानते ही होंगे, Mg2+, Mg2-, दो दो सेम है तो कैंसिल होकर कट जाएगा और ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा MgO। आपको यही 3 स्टेप में दिखाना है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है पहला स्टेप में, सेकंड स्टेप में ये, तीसरा स्टेप में ये, हो गया आंसर। ठीक है, ये जो सवाल हम लोगों ने देखा है वो CBSE के
20 वाले सेशन में आया हुआ था, जब एक कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता था, बोर्ड का ही एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, मतलब बोर्ड में ये आया हुआ क्वेश्चन है। और हर बार ये देता है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र देगा या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग देगा चैप्टर 4 वाले से, है ना। तो 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकता है। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड का है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसको हम एक्सप्लेन किए। अच्छा, ये कैल्शियम क्लोराइड का है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। और भी हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा। तो सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने सिखाया 3 स्टेप आपको लिखना है ना। पहला स्टेप में क्या लिखेंगे, Mg का कन्फिग्रेशन, Mg का एटॉमिक नंबर 12, कन्फिग्रेशन हो जाएगा 282। और Cl क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 287। अब ध्यान से देखते हैं, पहले आप मैग्नीशियम को लिखेंगे। मैग्नीशियम इसमें कितना बार है, एक बार, तो आप लिख देंगे एक बार। और क्या करेंगे, इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो आप इसको 2 डॉट लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब अगर देखते हैं हम लोग क्लोरीन, तो क्लोरीन हमारे पास 2 गो है, यहाँ लिख देंगे एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। अच्छा, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 7, तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि ये मैग्नीशियम को 2 देना है और क्लोरीन को 1 लेना है, 1 इसको भी लेना है। तो ये क्या करेगा, 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा Mg2+, है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन देने के बाद, देने से बनता है प्लस, लेने से बनता है माइनस, ठीक है। अब हम लोग को देखेंगे तो ये हो जाएगा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 इसका खुद का, और 8वां इस मैग्नीशियम का, ठीक है। जिसके वजह से होगा क्या, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज एक नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब इधर वाले क्लोरीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसका खुद का और 8वां ये मैग्नीशियम से लिया हुआ। ये भी एक लेने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो आप देख सकते हैं चार्ज बैलेंस हो चुका है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, ठीक है। अब आपका रेडी हो चुका है MgCl2, यही आपको दिखाना था। थर्ड नंबर पे है हमारा सोडियम ऑक्साइड, है ना। तो सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर 11, इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे 281। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2,6, ठीक है। तो सोडियम का सबसे पहले आप बाहरी इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे यहाँ पे, है ना। सोडियम का बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा 1। अच्छा, यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 सोडियम है, तो आप एक और सोडियम यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको। तो दोनों सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, तो यहाँ आपको ऑक्सीजन बीच में दिखा लेंगे। इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस वाला 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 6 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस। अब ज़रूरत आप समझिए, है ना, इसको 1 देने का ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट में कहता है 8 होना चाहिए। तो 1 दे देगा वही ठीक है, नहीं तो 7 लेना पड़ेगा, 7 लेना ठीक नहीं है, 1 दे देगा ये, तो 1 ये इसको दे देगा, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा, इसको 1 दे देगा। इससे हुआ क्या, इस सोडियम के प्लस चार्ज आ गया और इस सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 इसका खुद का और 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो लिया हुआ है सोडियम से, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाएगा -2, है ना। अब आप देख सकते हैं पूरा चार्ज बैलेंस हो गया, ये हो जाएगा Na2। एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड का, है ना। तो अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ऑक्सीजन का तो आपको पता होगा 8, ठीक है। तो अल्युमिनियम का कन्फिग्रेशन लिखेंगे 283, ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2,6। इसमें क्या करना है, अल्युमिनियम का 3 लास्ट में 3 आपको दिखाना है और ऑक्सीजन का लास्ट में आपको दिखाना है 6। तो अल्युमिनियम आप लिखेंगे यहाँ पे और 3 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ दिखाएंगे, 1 2 3, ठीक है। एक ही एल्युमिनियम है क्या, तो आंसर है नहीं, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम, तो आप यहाँ 2 एल्युमिनियम ले लेना, 1 2 3। यहाँ 2 एल्युमिनियम के पास सबके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है ना। एक ऑक्सीजन आप यहाँ रखेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ रखेंगे, एक ऑक्सीजन आप बीच में रखेंगे, ठीक है, चारों तरफ मिल जाएगा।
ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 तो सबके पास आपको 6 दे देना है, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब करना क्या है, अल्युमिनियम को तीनों देना है और लेकिन ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा, सामने है तो। लेकिन इसको कौन डोनेट करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा। आप बढ़िया से देखिए, हर चीज़ बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो इस कुछ ऐसा नज़ारा होगा कि अल्युमिनियम ने तीनों दे दिया तो ये बन गया Al3+, उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा Al3+। लेकिन इस ऑक्सीजन का तो ये 3 ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और तीनों ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन तो अपना था ही, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया हुआ है अल्युमिनियम से, ठीक है। तो ये 2 लेने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। अच्छा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर भी चार्ज आएगा -2, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर भी आ जाएगा -2। अब आप देख सकते हैं सबके ऊपर 8-8 इलेक्ट्रॉन भी हो चुका है, और ये हमारा चार्ज बैलेंस हो चुका है। ये 3 + 6+, और ये -2 -2 -2 -6, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया Al2O3, ठीक है। तो इतना एग्जाम्पल काफ़ी है, आप अपने किताब से और 2-4 प्रैक्टिस कर लें, आपका हो जाएगा। अगर आया तो आपसे ज़रूर बनेगा।